70 नंबर का तुम्हारा आएगा थ्योरी और 30 नंबर का तुम्हारा होगा प्रैक्टिकल। छाप लो, इसको काम देगा। 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। इस 70 नंबर की थ्योरी में आपका 35 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का आपका होगा सब्जेक्टिव। समझ में आया? 35 मार्क्स का क्या होगा सब्जेक्टिव और 35 मार्क्स का क्या होगा भाई ऑब्जेक्टिव होगा। इस 35 मार्क्स में से आपका लगभग 20 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और 5 नंबर का रहेगा आपका लगभग कितना क्वेश्चन रहता है 6 क्वेश्चन रहेगा, है ना, जिसमें से 3 ही बनाना होता है, और हर क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। बात समझ में आया? 20 क्वेश्चन रहेगा, बनाना है 10। इधर भी रहेगा आपका डबल क्वेश्चन लगभग 6, बनाना रहता है 3, और हर क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। और इधर ऑब्जेक्टिव में भी आपका रहेगा 70 क्वेश्चन, लेकिन बनाना होगा सिर्फ और सिर्फ कितना 35। तो एग्जाम हार्ड है, एग्जाम बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। और उधर 30 में से अगर अच्छे जगह से आप होंगे और थ्योरी में अच्छा मार्क्स लिया है तो इसमें आपको मिल जाएगा कम से कम 25, तो कम से कम मिल जाएगा। और इसमें आप इतना आसान क्वेश्चन है तो आराम से इतना प्लस लाइएगा, 60 तो ठेका ही दीजिएगा, तो आराम से आपका 85 ठेक रहा है। तो मार्क्स लाना बहुत आसान है। करना क्या होगा, सुने होंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है ना। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। अब एग्जाम का जो डिमांड है, एग्जाम का इस बार का जो पैटर्न था बायोलॉजी का सबसे हार्ड लेवल था, मतलब जबरदस्त लेवल था। लेवल इसलिए हार्ड था क्योंकि क्या था, पहला चैप्टर जो तुम लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको डायरेक्ट जाके लिंक किया था एनिमल किंगडम से, जो चौथा चैप्टर 11th में पढ़े। समझ में आया? तो कनेक्ट पढ़ना कैसे होगा, हम लोग को इंटर कनेक्शन से पढ़ना होगा। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम उधर की तरफ भी मूव करेंगे। समझिए आप, कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे ताकि चीज क्लियर हो। लाइन बाय लाइन पढ़ने से तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इंटर कनेक्शन से पढ़ोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। बात समझ में आया? तो ये सब बात क्लियर है कि कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ये क्लियर हो गया। 70 मार्क्स का होगा आपका थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, 35 का ऑब्जेक्टिव होगा, 35 का सब्जेक्टिव होगा। सब में क्वेश्चन डबल रहेगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है एक, और जो आपका शॉर्ट वाला सब्जेक्टिव होता है 2 नंबर का, और लॉन्ग वाला सब्जेक्टिव 5 नंबर का। यही आपका एग्जाम का पैटर्न है। समझ में आता है? अब करना क्या है भाई, कैसे तैयारी करें। देखो, अगर बहुत ज्यादा, सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रखना है, आपको बायोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, और कोई बुक नहीं पढ़ना। पहला बात तुम याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी को बाइबल कहा जाता है। समझ गए आप? ये जो आपका बुक है एनसीईआरटी बुक, ऐसा बुक होगा, देखो ऐसा बुक, और पुराना वाला मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा ऐसा। इसका नाम पोस्टमार्टम कर देना। समझ गए आप? इसको पढ़ना है, डेली बता देंगे कि इतना चीज हो गया, आपको इतना पेज पढ़ लेना है। समझ गए? और इसके अलावा कोई बुक को नहीं पढ़ना है। रीजन, अगर बहुत ज्यादा भी नॉलेज ले लोगे तो भी वो हानिकारक है। हम ये बात सही बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा इधर उधर से भी चीजें पढ़ लोगे तो नुकसान करेगा। नंबर 2 द पॉइंट पढ़ो, मेरा लेवल अगर यहाँ है, बोर्ड का लेवल यहाँ पे, बस यहाँ तक जाओ। ज्यादा जरूरी नहीं है कि इधर भी छाए इधर भी जाए, ऐसे मत जाओ, सीधा जाओ। समझ गए आप? ताकि चीज आसान हो। अगर सीखे भी तो इसी लेवल पे और ऊपर सीखें। दूसरा बुक में क्या है, रामेश और जो दूसरा बुक है उसमें क्या है कि चीजें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। समझ गए आप? तो वो सब बुक कोई फॉलो नहीं करना है। अच्छा, बहुत कोई बोलेगा कि मॉड्यूल फॉलो कर लो फलाना कोचिंग का, ये बात फैक्ट है। बहुत कोई क्या बोलेगा कि उसका जैसे एलन का मॉड्यूल कर लो फॉलो, आकाश का फॉलो कर लो, वो भी बेकार है। तो करना क्या है भाई, अवॉइड करना है मॉड्यूल को, कोई भी मॉड्यूल को फॉलो नहीं करना है। ठीक है? अब प्रैक्टिस का बात करें कि प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर, प्रैक्टिस के लिए एक बुक आता है, थोड़ा बढ़िया है, लेकिन नहीं भी लोगे तो चलेगा। प्रैक्टिस में एक बुक आता है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप, अगर वो ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ दिन में कोशिश करेंगे कि तुम लोग का बुक दें। ऐसे नहीं दे पाएंगे इस साल, मुश्किल है इस बार हम, लेकिन तुम लोग को क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, हर तरह का क्वेश्चन देंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे पहले,
ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना बन गया है। उसके बाद क्या देंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बाद तुम लोगों को हम दे देंगे भाई बोर्ड का पीवाईक्यू दे देंगे। उसके बाद हम तुमको अगर जब तैयार हो जाओगे तो नीट का पीवाईक्यू दे देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाना है, बोर्ड का पीवाईक्यू, नीट का पीवाईक्यू। समझिए बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी रीड कर नोट्स जो पढ़ाया है डेली का डेली काम कर लेना। अगर डेली का डेली ना किया तो फिर दिक्कत तुमको होगा। जैसे आज थोड़ा ही सा होगा, 1 से 2 पेज पढ़ाई होगा है ना, तो उसको अगर 1-2 पेज आज कर लेगा तो आसान हो जाएगा, क्लियर। अगर फिर कल करेंगे तो 4 पेज और कम हो जाएगा, 2 पेज और 2 पेज 4 पेज हो जाएगा, फिर 2 पेज होगा तो 6 पेज। तो डेली का काम डेली कर लेना है, समझ आया बात। बाकी सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए काम को करना है। तो ये सब बात क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। देखो एक बात याद रखना, बायोलॉजी में कोई भी चीज रटना नहीं होता है, थोड़ा बहुत है, लगभग 10% चीज जो याद करना पड़ता है वो किसी भी सब्जेक्ट में आपको याद करना पड़ेगा। चाहे आप जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज ले लें, जिसे आप मैथ कहते हैं, वहां भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता ही है। तो आज हम लोग बुक स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आपका 2 क्लास चलेगा फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। फिलोसफी का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। फिलोसफी का मतलब होता है वो चीज़ें जिस बेस पर आपका एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी 11th और 12th दोनों है। 11th तुम लोग पढ़ चुके हो ना, 12th दोनों है। तो 11th में लगभग हम लोग के पास नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 19 चैप्टर था, है ना। और 12th में हम लोग के पास नया एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग 13 चैप्टर है, लेकिन हम 13 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 16 चैप्टर। रीजन क्यों, क्या है रीजन, ये है कि जो हमारा बोर्ड है वो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ में आया। वो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, 16 का 16 चैप्टर से। तो हमको एनसीईआरटी में कितना चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है। और ये 16 चैप्टर का जो बेस है, ये जो 16 चैप्टर का बेस है, ये तैयार करता है आपका फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। समझ में आया। इसमें हम बेसिक बातें कर लेते हैं जिससे ये 16 चैप्टर को हम क्या कर सके, नचा सके, समझ में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी को। देखो कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाएंगे, वो हम 11th में अगर तुम लोग पढ़े होगे तो भी लिखाया है, हाँ। लेकिन फिर से लिखो, रीजन मत पूछो, चुपचाप लिखो। लिखो गोल्डन वर्ड्स। अरे जाली पर 12 आ गया ना पढ़ना मेरे। देखो अरे ये तो डायरी का जरूरी होता है का चॉकलेट फ्री पर जाओगे चॉकलेट लाना अभी आप कितना सारी बनी रहती है। अभी दिखाएंगे फाइलर दूसरा क्या है। लाइट कटा देख कनेक्शन सब हुआ, लाइटें कटी है। हाँ कटाई बात मत करो, लिखो फटाफट। और लिखे तब रजिस्टर इस्तेमाल याद नहीं है। शायद भाई स्पेलिंग बताइए तो GASTRO है। हाँ तो काफी लिखा देख तो। हाँ कैस्ट्रो या कैस्टिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिलेटेड टू स्टमक। समझ में आया, ये रिलेटेड टू स्टमक होता है गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक वर्ड। अभी देखेंगे कैसे कैसे चीजें हो रही है। देखो डॉन्ट वर्ड कहीं भी दिखेगा वो रिलेटेड टू होता है टीथ, याद रखो। अभी पढ़ाएंगे सर।
चुपचाप लिखो, फोटो वोटो खींचेंगे फिर घर पे जाके लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा। टाइम को बचाना सीखो, क्योंकि तुमको 3 सब्जेक्ट मैनेज करना है। कोई भी एक सब्जेक्ट गड़बड़ाएगा 1 विकेट गिरेगा। 3 विकेट का खेल है बोर्ड एग्जाम। बीच में नहीं आ रहा बीच में नहीं। देखो नजर नहीं आ रहा है, इतना बराबर है लिख रहे ये लाइट राइट लाइट आ रहा है, लाइट तो तेरा भी हो गया। वो लाइट आ रहा है तुम्हारे कारण नहीं है, ठीक ना? आज भर ही का प्रॉब्लम है। आज स्टार्ट हो जाएगा तो वो सब बन जाएगा, फिर लाइट जलेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो तुम्हारे कॉपी पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी। इंटेरॉन, हेपर, लीवर, कार्डियो। हाँ। कार्डियो को हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हार्ट के लिए। ऑप्थैल्मोवर्ट किसके लिए इस्तेमाल करते Eye के हैं? लिए। आई के लिए। मायो मतलब Muscle। मसल, नाजो मतलब नोज, सिफेलो मतलब हेड। अगर किसी भी नाम में डोंट लगा हो, जैसे थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, हाँ। उसका मतलब क्या होता है? टीथ। टीथ, है ना? किसी भी सेल के पीछे, किसी भी चीज के पीछे ब्लास्ट लगा हो या साइड लगा हो, दोनों का मतलब सेल ही होता है। Mature। लेकिन अगर ब्लास्ट लगा हो तो इमैच्योर सेल और साइड लगा हो तो मैच्योर सेल। Mature। अब इमैच्योर सेल और मैच्योर सेल में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी रुक जाइए, अभी याद कीजिए पहले। एंड्रो मतलब Male। मेल, गाइनी मतलब Female। फीमेल, आइटिस मतलब सूजन। सूजन। समझ में आया? किसी भी नाम के सफिक्स में क्या लगा हो, आइटिस लगा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? सूजन। सूजन। माइक्रो मतलब Small। स्मॉल और मैक्रो मतलब Big। बिग। अब एक डिसऑर्डर है ना? अब तुम ही लोग बताना, ठीक है? एक डिसऑर्डर है, नाम है उसका, बताना उसमें क्या हुआ होगा। तुम लोग इस वर्ड की मदद से बता पाओगे। डिसऑर्डर का नाम क्या है भाई? कार्डियोमेगाली। ये दिल का बीमारी है भाई। बताओ कैसा डिसऑर्डर है इसमें? देखो, कार्डियो मतलब हार्ट और मेगा मतलब बिग, बड़ा दिल का बड़ा मतलब कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है। अब आपको कैसे पता चला कि डिसऑर्डर है? कोई भी चीज ऑर्डर में गड़बड़ी, मतलब ऑर्डर में ऊपर या नीचे, डिसऑर्डर। अरे कोई भी चीज का एक ऑर्डर है, उससे या कोई चीज बढ़ जाए या उससे कम हो जाए तो वो डिसऑर्डर है। समझ आया बात? तो ऑर्डर में गड़बड़ी इज कॉल्ड डिसऑर्डर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हार्ट का साइज बड़ा हो जा रहा है ना? हार्ट का साइज यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बड़ा हो जा रहा है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हार्ट का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। सिर्फ नाम से पता चल गया, समझ फायदा दिख रहा है? अब चलो, एक बीमारी का नाम सुने होगे तुम लोग, हेपेटाइटिस। बताओ क्या होता है? नाम से ही पता कर लिए। हेपर मतलब क्या होता है भाई? लीवर। और आइटिस मतलब सूजन, है ना? मतलब कि ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है भैया? लीवर में सूजन होता है। अच्छा, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई में सूजन, है ना? कार्डियोआइटिस मतलब हार्ट में सूजन। समझ में आप? तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे इन वर्ड का। अब देखो, इमैच्योर सेल और मैच्योर सेल का हम तुमको बताते हैं डिफरेंस क्या होता है। इंग्लिश में देख के लगता होगा कि जो मैच्योर नहीं हुआ वो इमैच्योर और जो मैच्योर हो गया वो मैच्योर, है ना? ये इंग्लिश वाला बच्चा बताएगा। देखो, बायोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, हमारे पास मान लो 2 सेल है, यहाँ पे देखना, ठीक है? यहाँ पे 2 सेल है और इस सेल का काम क्या है भाई? इस सेल का काम है फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। ये सब पढ़ चुके तुम लोग। इस सेल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन ये सेल अभी फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा है ना? इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन ये सेल अभी फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा है, तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे भाई? इमैच्योर सेल। क्या कहेंगे? इमैच्योर सेल। और यही सेल जब अपने अंदर वैसा कुछ चेंज लाए और फिर वो फोटोसिंथेसिस करने लगे, है ना? फिर वो फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? मैच्योर सेल। समझ में अपन? और मैच्योर सेल के लास्ट में क्या लगा होगा? साइट। और इमैच्योर सेल के लास्ट में क्या लगा? ब्लास्ट। फॉर एग्जांपल, एरिथ्रोब्लास्ट, इमैच्योर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, मैच्योर आरबीसी। समझ में अपन? एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड। क्लियर है ना ये सब बात? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है सब? चलो, अब एक बात इस पे ज्यादा गौर करना, ये तुम लोग को 12th में काम आएगा, चैप्टर नंबर 2 में हिल जाएगा। एंड्रो मतलब क्या होता है भाई? मेल। और गाइनी का मतलब क्या होता है? फीमेल। अब हम एक वर्ड लिख रहे हैं, बताना क्या होगा। एक है भैया एंड्रोशियम। देखो, तुमको कुछ मालूम है नहीं मालूम है उससे मतलब नहीं है। एंड्रोशियम से पता चल रहा है कि जो भी चीज होगा वो मेल से रिलेटेड है ना?
है ना। और एक वर्ड हम लिख रहे हैं तुमको गाइनोशियम, क्या लिख रहे हैं? गाइनोशियम। क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है ना, गाइनोशियम। समझ गया बात? क्या है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन गायनी का मतलब तुमको पता है कि फीमेल से रिलेटेड है। अब तुमको हम बताते हैं, एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का ये वॉल्ड होता है। वॉल्ड का मतलब होता है गुच्छा, समझ गया बात? वॉल्ड या सर्किल। और ये तुम्हारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसका इस्तेमाल दिख रहा है ना। तो उसका भी ये क्या है? वॉल्ड। इस्तेमाल कर पा रहे हो इसका? अच्छा अब देखो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे तुम लोग, एक लेयर होता है यूट्रस का जिसका नाम है मायोमेट्रियम। क्या नाम है? मायोमेट्रियम। अब हम तुमसे एक सवाल करते हैं कि बताओ तुम मायोमेट्रियम जानते नहीं हो, नहीं पढ़े हो, लेकिन वो मायोमेट्रियम जो है वो किसका बना होगा? कहानी था, क्योंकि मायो का मतलब क्या होता है? मसल। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये फायदा है इसका, समझ में? क्लियर है? चलो अब कुछ वर्ड और सीख ले हम। अच्छा क्लोरो का मतलब याद रखना क्या होता है? ग्रीन। क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। इधर लिख देते हैं काम से। क्लोरो का मतलब ग्रीन। क्लोरोफिल नाम सुने हो? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लियर? चलो अब कुछ और देखो, इंटर, इंट्रा और एक्स्ट्रा, ये 3 वर्ड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, इंटर, इंटर और एक्स्ट्रा। इंटर के सामने लिखिएगा किसी चीज के बीच में या 2 चीजों के बीच में। देखो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखो, किसी चीज के बीच में या 2 चीजों के बीच में। याद रखने के लिए 10th और कॉलेज लाइफ के बीच में आता है इंटर। लिखिए कुछ चीजों के बीच में या 2 चीजों के बीच में, 2 चीजों के बीच में। इंटर का मतलब, इंटर का मतलब हो गया। चलो इंट्रा का मतलब लिखो, किसी चीज के अंदर। किसी चीज के अंदर। एक्स्ट्रा मतलब किसी चीज के बाहर। हो गया तीनों? लिख रखा है हमको बता रहा, ठीक है। अब बता रहे इंटर है कि इंट्रा है। ए लिख रहे हैं ना, ए लेस्बियन का पॉइंट नंबर बताओ, ये ए अभी कहाँ है? इंटर में है या इंट्रा में? इंट्रा इंटर या इंट्रा बोलो? इंटर या इंट्रा? इंट्रा, क्योंकि ए अभी किसी चीज के अंदर है, और जब यही ए यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये 2 चीजों के बीच में है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटर। समझ में आप? कोई चीज अगर इसके अंदर है तो क्या कहलाएगा? इंट्रा। और कोई चीज अगर इन दोनों के बीच में तो क्या कहलाएगा? इंटर। क्लियर है ये बात? चलो अब एक्स्ट्रा क्या? किसी चीज के बाहर, जैसे मान लो कि यह डॉट, अब यहाँ पे है कोई चीज, है ना, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक्स्ट्रा। अरे इंट्रा क्या स्पेस मिलेगा? इंटर सेल्यूलर स्पेस। देखो नाम से पता चल रहा है, इंटर सेल्यूलर स्पेस, सेल के बीच का जगह, है ना। इंटर सेल्यूलर स्पेस यानी सेल के बीच में जगह। तो ऐसा ऐसा वर्ड इस्तेमाल होगा, इसके मदद से हम लोग उसको समझेंगे। अच्छा एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल के बाहर, इंट्रा सेल्यूलर यानी सेल के अंदर, या इंटर सेल्यूलर स्पेस सेल के बीच का जगह। क्लियर? तो इसका इस्तेमाल इस तरह से होगा, ये बात क्लियर? चलो अब 2 वर्ड और सीखो, एक का नाम है प्रॉक्सिमल, दूसरा क्या है? डिस्टल। देखो किसी भी चीज का 2 एंड होता है। कितना एंड होता है? 2 एंड होता है। जैसे कि ये मार्कर है हमारे पास, ये क्या है? मार्कर। तो इसका 2 एंड है, एक ये एंड एक ये एंड, है ना। तो किसी भी चीज का कितना एंड होता है? 2 एंड होता है। एक को कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल और दूसरे को हम लोग कहते हैं डिस्टल।
समझ गए बात? एक को हम लोग क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टल कहते हैं। अब प्रॉक्सिमल क्या होता है? देखो प्रॉक्सिमल क्या होता है आप समझना मेरी बात को। कोई चीज जहां से अटैच है उसको हम लोग क्या कहेंगे प्रॉक्सिमल, और जो किसी चीज का फ्री एंड है उसे हम लोग क्या कहेंगे डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल में लिखो, लिखो कोई चीज जहां से अटैच हो, इसको निकाल कोई चीज जहां से अटैच हो प्रॉक्सिमल। अरे प्रॉक्सिमल में लिखो ना कोई चीज जहां से स्पेलिंग अटैच था। अरे बोलता लोग इतनी सी बात ना बता। अटैच, कोई चीज जहां से अटैच हो। हो गया। और डिजिटल का मतलब याद रखना फ्री। कौन सा है अरमान इधर? डिजिटल का मतलब फ्री है ना, कोई भी चीज का फ्रेंड क्या कहलाएगा डिजिटल। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, कॉपी बंद कर दीजिए, इधर देखिए पहले बात को समझिए। ये एक रूम है, क्या है एक रूम है, और यहाँ पे आप खड़े हैं है ना, यहाँ पे अरमान खड़ा है और यहाँ पे लगा हुआ है पंखा, क्या लगा हुआ है पंखा, समझ गए अरमान? यहाँ पे क्या लगा हुआ भैया पंखा। अब हमको बताना कि कौन सा प्रॉक्सिमल एंड है, ए या बी? बताओ प्रॉक्सिमल एंड किसे कहोगे, ए या बी को? ए को, क्योंकि यहाँ से चीजें क्या है अटैच है ना। क्लियर, ये बात क्लियर हो गया सबको? अच्छा मेरा ये हाथ है, समझना है बात को, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। मेरा ये हाथ है ना, ये एंड क्या कहलाएगा और ये एंड क्या कहलाएगा डिजिटल। जो फ्री एंड है उसे हम लोग क्या कहेंगे डिजिटल, और वो एंड जो कहीं से अटैच है उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रॉक्सिमल। क्लियर है? क्लियर था मतलब? चलो क्लियर है ना? चलो कुछ और, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, इसको पता है भाई इसका मतलब वेंट्रल डिजिटल। अब बताओ, पहले बताओ वेंट्रल का मतलब क्या होता है? वेंट्रल का मतलब आगे, और डिजिटल का मतलब पीछे। हम जान कुछ के गलत लिख नहीं डिजिटल का मतलब पीछे नहीं भैया, डोर्सल का मतलब पीछे होता है। तो एग्जाम में आपको डॉर्सल मतलब पीछे। हाँ, तो एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे से आपको ये सिखाया गया कि एग्जाम में क्या करना भैया, आपको खोल के रखना है, समझिए बात? हाँ, तो डोर्सल का मतलब पीछे और वेंट्रल का मतलब आगे, है ना? अच्छा ये अब हम बना रहे हैं वो 4 पैर वाला जानवर। देखो तुम लोग बोले हो वेंट्रल का मतलब आगे और डोर्सल का मतलब पीछे। कोई मुड़ के कुछ ये नहीं करेगा, मतलब कि बाद में नहीं बोलेगा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बताओ कौन सा पॉइंट को तुम वेंट्रल कहोगे? ये 4 पैर वाला जानवर है, मुस्कान। बताओ बी को, बी को ना पता कौन कौन है। को बोल रहे? बी को। अच्छा बी वाले का पहले रुक जाओ, पहले बी वाले को रुक जाओ। देखो इसको तुम वेंट्रल करो, तुमने तो अभी बोला कि सामने वाला वेंट्रल, सामने वाला तो सामने वाला तो इसका ये हो गया। बात चेंज कर रही है। लॉजिक तुम्हारे हिसाब से देखो, एक्चुअल में ये जो 4 शब्द आया था ना, ये सबसे पहले 4 पैर वाले जानवर के लिए आया था, समझ गए बात? तो जब 4 पैर वाले जानवर के लिए आया था, बात तो समझना है ना, 4 पैर वाले जानवर के लिए आया था ये सब। अब देखो जब कोई 4 पैर वाला जानवर रहेगा तो इस तरह से रहेगा, है ना? तो इसका जो पार्ट है इस तरह से और ऐसे रहेगा, है ना? तो इसका जो ये रीजन है जो जमीन को फेस कर रहा है, याद रखना, बोलना क्या है, जो रीजन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जमीन को फेस करे, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे वेंट्रल, और वो रीजन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आसमान को फेस करे उसे हम लोग क्या कहेंगे डोर्सल, और सामने वाला एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। अब देखो ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे डेवलप करते गया, अब जब डेवलप करते गया तो पहले टेट्रापेडल लोकोमोशन था, यानी चारों हाथ पैर से चलते थे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे बाइपेडल लोकोमोशन हुआ। जब बाइपेडल लोकोमोशन पे आया, दोनों 2 पैर से चलने लगा, तब वेंट्रल हो गया सामने, है ना, और डोर्सल हो गया पीछे, पोस्टीरियर चला गया बैक अंदर, है ना, और एंटीरियर तुम्हारा हो गया ये कंपेयर टू ह्यूमन। लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें जो एंटीरियर होगा ये आपका ए से जो है ये आपका आगे वाला क्या कहलाएगा इसका एंटीरियर, है ना, और पीछे वाला इसका क्या कहलाएगा पोस्टीरियर, और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा वेंट्रल, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा डोर्सल। बात समझ में आया?
बात तुम सही बोली थी लेकिन पूरे तरीके से लॉजिक क्लियर नहीं था। समझ में आया? हाँ। बात समझ में आया? क्लियर? कहानी क्लियर है? एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डॉर्सल का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ बहुत बहुत ब्रिलियंट। क्लियर है? लिख लेना। हाँ लिख दो। एंटीरियर का मतलब तू है ना आगे, अकॉर्डिंग टू चार पैर वाला, है ना? और पोस्टीरियर का मतलब पीछे। वेंट्रल का मतलब वो रीजन जो उसका जमीन को फेस करता हो, और डॉर्सल का मतलब ऊपर, वो रीजन जो आसमान उसका आसमान को फेस करता हो। क्लियर है ये सब बात? Yes. एकदम क्लियर? अब देखो बायोलॉजी में कोई भी चीज रटना नहीं होता है। तुम्हारा आँख का दो होना भी रीजन है, तुम्हारा आँख का यहाँ होना भी रीजन है, और यहाँ तक कि तुम्हारा आँख दोनों यहीं पे है वो भी रीजन है ना, मतलब इसी सॉकेट में रखा हुआ उसके पीछे भी रीजन है। या फिर तुम्हारा नॉस्ट्रिल है ना, नॉस्ट्रिल उसका दो होने के पीछे भी रीजन है, कान का यहाँ होना भी रीजन है। तो ये बात मत रखना कि बहुत ज्यादा ये रटने वाला सब्जेक्ट है। समझ में आ बात? बता दें काहे रीजन, बता दें काहे है। देखो जब तुम ऐसे करोगे, अच्छा आपका दो होना पहले इसका रीजन देखो, है ना? ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक, ईच EACH ईच एंड एवरी EVRY एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। wants to survive and reproduce. Every living organism wants to survive and reproduce. And reproduce. Wants to survive and reproduce. क्या तुम लोग पढ़ती हो, समझे में नहीं आता है। देखो संसार का हर एक ऑर्गेनिज्म, मेरा बात को ध्यान रखना, संसार में जितना भी ऑर्गेनिज्म आया है कम से कम डेवलप, मैं इधर से काम में लिखिए, संसार का जितना भी ऑर्गेनिज्म है कम से कम डेवलप, है ना, बैक्टीरिया, और ज्यादा से ज्यादा डेवलप ह्यूमन बींग्स तक जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए आया है, एक सर्वाइवल, दूसरा रिप्रोडक्शन। समझ में बात? ये पॉइंट हर जगह, ये शांत बात है, ये पॉइंट हर जगह इस्तेमाल होगा। तो अब रिप्रोडक्शन करना है तो क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ रहे? प्रोटेक्टेड जगह पर है ना? वो कहाँ रहे? प्रोटेक्टेड जगह पर है। अब मेरे बात, कोई चीज हमारे बॉडी में जो दो चीज होगा, कोई भी बॉडी में दो चीज होगा, वो एक इधर और एक इधर होगा, और कोई एक चीज होगा वो बीचम बीच में होगा। बहुत हो है कि नहीं? तो ये खेला होता है सिमेट्री का, समझ आया बात? ये क्या होता है? सिमेट्री। एनिमल किंगडम में सिमेट्री पढ़े थे ना? अच्छा अब सुनो, कान का पोजीशन इधर सुनो, कान का पोजीशन भी सीख ले। कान का पोजीशन यहाँ और यहाँ क्यों नहीं? अरे भाई ये भी सवाल पूछा है ना? कान का पोजीशन यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी हो सकता था, है ना? वो तो बात अलग है, लेकिन अल्लाह ने बनाया तो उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है इसका? पीछे सुनो, जब आपने बोला हेलो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, वो क्या बचाना चाहेगा अपने अंदर? पानी और एनर्जी। समझ आया बात? इस पॉइंट का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्लियर ये बात? चलो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। इधर देखिए, अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है पहले बताओ? तुम लोग पढ़ चुकी है, बहुत मारेंगे नहीं पता है। जल्दी बोल, मेटाबॉलिज्म का मतलब? कैसे भाई? मेटाबॉलिज्म का मतलब काची होता है भाई? बता रहे हैं, बात हो रहा है। अरे ना बोल गया है ना? बोलो बोलो, मेटाबॉलिज्म का मतलब पता है? बोलेगा भाई, बोल। प्लस आल कर दे। रिएक्शन होता है हमारे शरीर में, सही है? और बोलो सही चीज। कुछ बोले मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, गौर से सुनना मेरे बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि ये चीजें इस्तेमाल होगा लगातार। जितना भी केमिकल, चैप्टर नहीं चल रहा है, फिलोसफी चल रहा है, बेसिक। मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझो, जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहा है ना, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है? जितना भी केमिकल रिएक्शन, लगभग 5000 अलग प्रकार के, 5000 केमिकल रिएक्शन नहीं बोले, 5000 अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन लगभग आपके बॉडी में एक समय में चलते हैं। तो वो जो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन है ना हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अच्छा अब मेटाबॉलिक रिएक्शन किसको कहेंगे?
उन सब में से किसी एक रिएक्शन को, मैं बात को बहुत सुनना, उन सब में से किसी एक रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, समझे बात। और टोटल रिएक्शन को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो लिखा जाए कि छोड़ दिया जाए, लिखा जाए। तो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, छापते जाइएगा मेरे साथ साथ, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, साफ सफाई के लिए हम in our सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी क्या कहलाता है भाई, मेटाबॉलिज्म, है ना। और लिखना है एक पॉइंट, और उसमें से किसी एक रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे लिख रहे थे वैसे ही छापना है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और उसमें से किसी एक रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हो गया। अभी जो मेटाबॉलिज्म है तुम्हारा, ये दो तरह का हो सकता है, मतलब कि रिएक्शन में या तो कोई चीज बनता होगा या तो कोई चीज टूटता होगा। अगर कोई चीज बन रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे एनाबॉलिज्म। क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। और अगर कोई चीज टूट रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। बात क्लियर है। अगर कोई चीज बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। और अगर कोई चीज टूट रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, ये हमारे पास दो चीजें है ना, ये दोनों जुड़ के क्या बना दिया, एक बड़ा सा चीज बना दिया, ये क्या कहलाएगा आपका, एनाबॉलिज्म। और इसी तरह हमारे पास एक बड़े मॉलिक्यूल है और ये टूट के दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना दिए, ये क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। बात समझ में आया। एक दो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है तो एनाबॉलिज्म, और एक बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ के दो या कई सारे छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म। क्लियर। जैसे बना है वैसे ही बना। सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर, गौर से सुनना मेरी बात को, जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। ये डेफिनेशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब उसमें से मतलब उस सिस्टम में से किसी एक चीज को निकाल दें तो वो फंक्शन कर नहीं पाए, है ना, वो जो सिस्टम है वो अफेक्ट हो, तब वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। समझ आया बात। तो लिखो, जब दो या दो से ज्यादा चीजें नीचे टूट गया है। हाँ इधर थोड़ा झुकाव है, इधर बार बार बैठ रहे हैं, लाइन सोचो तो इधर आ रहे हैं। इधर थोड़ा झुकाव है, बहुत मुश्किल हुआ है बराबर करने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन आपस में मिलकर दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर फंक्शन को परफॉर्म करें, मिलकर के किसी पार्टिकुलर फंक्शन को किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, फंक्शन को परफॉर्म करें। अभी नहीं सर, अभी एक लाइन और पे है उसमें तब अच्छा कंप्लीट। पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, अगर उसमें से देखो, अगर उसमें से किसी चीज को, हाँ भैया, अगर उसमें से किसी चीज को निकाल दिया तो सिस्टम अफेक्ट होगा। अगर उसमें से किसी चीज को निकाल दिया तो सिस्टम अफेक्ट होगा। अगर उसमें से किसी चीज को निकाल दिया तो सिस्टम अफेक्ट होगा। हाँ, सिस्टम अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हो गया,
हो गया भैया, ठीक है। देखो लिख पढ़ के तो समझ में आया होगा बात क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल से भी समझ लो। हो गया ना सबका। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सिस्टम है ना, और इसमें 1 2 3 चीजें है ना, ये तीनों चीज मिलकर किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है ना, किसी एक फंक्शन को कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा सिस्टम कहलाएगा। समझ आ बात, ये क्या कहलाएगा सिस्टम कहलाएगा। और अगर इसमें से किसी एक चीज को हम हटा दे रहे हैं, मेरा बात तो सुनो गौर से, अगर इसमें से हम किसी एक चीज को हटा रहे तो ये जो फंक्शन आपका हो रहा था वो अब नहीं होगा। समझ आ बात। तो ये होता है आपका डेफिनेशन किसका, सिस्टम का। क्लियर। आपको सिस्टम देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा। समझ आ बात। चलो अब देखो कहीं कहीं पे क्या होगा तुमको, कलर का स्पेलिंग COLOUR मिलेगा, और कहीं कहीं पे कलर का स्पेलिंग COLOR मिलेगा, कहीं कहीं पे एजिंग का स्पेलिंग कुछ और मिलेगा, कहीं कहीं पे कुछ और मिलेगा, है ना। कहीं कहीं पे इसोफेगस ई से स्टार्ट होता है, कहीं कहीं पे ओ से होता है। तो लोग कंफ्यूज होता है कि आखिर सही क्या है ना। सही दोनों सही दोनों है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। एक होता है तुम्हारा ब्रिटिश इंग्लिश, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ पे उसी का खेल है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का। तो तुम कुछ भी लिख दोगे दोनों सही माना जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को याद रखना। चलो एक जाते जाते एक चीज बताते चलो कि ये जो मसल है ना, एक दे रहे हैं ना, ये बताओ ये क्या हो सकता है तुम्हारे पास से। चुप ना, तुम बीच में नहीं बोल। बताओ ये कहाँ होगा, बीच में होगा। कहाँ, किसके बीच में, मसल के बीच में, मसल के बीच में, कॉस्टल के बीच में होगा, कॉस्टल कॉस्टल मसल के बीच में। देखो कॉस्टे का मतलब होता है रिब्स। इधर इधर पसली का मसल के बीच में मसल भर दिए। कॉस्टे का मतलब क्या होता है, रिब्स। अब बताओ, रिब्स मसल के बीच में। अब बताओ जल्दी बताओ। बीच में रिब्स मसल क्या होता है? रिब्स मसल के बीच में नहीं, देखो जो रिब्स होता है हमारे उसके बीच में जो मसल भरा हुआ है उसी को हम लोग कहेंगे इंटरकॉस्टल मसल। कैसे बोला था भाई? बात वही जा रहा था लेकिन तुम लोग गलती कर रहे थे, है ना, सही से नहीं पकड़ पाए। देखो कॉस्टी का मतलब क्या होता है, रिब्स, और लिखा हुआ क्या इंटरकॉस्टल मसल, मतलब वो मसल जो कहाँ प्रेजेंट है भाई, रिब्स के बीच में। समझ गया बात, कहाँ प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में। तो रिब्स के बीच के मसल को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरकॉस्टल मसल। और इस पे एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये वर्ड आपको हेल्प कर सकता है, इसमें आया था इंटरकॉस्टल मसल। समझ गया बात। अब एम्स का तो बहुत सारा अलग अलग एग्जाम भी होने लगा, नर्सिंग सबका, तुम लोग 2 और निकालो, बगल में ही जाओ। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना ये सब तो बढ़ा चुके हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्लियर है 2 बार। मॉर्फोलॉजी का मतलब नहीं करो अपना बोलो। और एनाटॉमी मतलब इंटरनल पार्ट का स्टडी करना। किसी चीज को जब ऊपर से देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी, और जब किसी चीज को चीर के देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एनाटॉमी, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ऊपर समझ गया बात। और जब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। है ना, चीर के देखा तो ये लाइन याद रखना। समझ में आया। मॉर्फोलॉजी का मतलब जब हम किसी चीज को बाहर से देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी, और जब किसी चीज को चीर के देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी। क्लियर। अच्छा एक वर्ड और आता है, हिस्टोलॉजी। हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई होता है इसमें? नहीं। हाँ, जब हम किसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं या लगा के, देखो हिस्टो का मतलब पता है क्या होता है, टिश्यू, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। याद रखना, जहाँ भी लॉजी लगाओ उसका मतलब क्या होगा, स्टडी। तो यार जब हम स्टडी करते हैं किसका, टिश्यू का, तो वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा आप हमको बताओ हम इसमें किसका स्टडी कर रहे हैं,
डेली का हाँ क्लियर है? चलो अच्छा कार्डियोलॉजी हो गया। तो नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन का और का है ना। तो समझ में आ रहा है इसका महत्व इन वर्ड्स का। Yes. क्लियर है? चलो आज यहीं तक